जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के यानी विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न आज करने वाले हैं। देखिए, टॉप 50 सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये रियली में टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी आपके क्वेश्चंस है वो हैं, प्लस में उन्हीं को देखने के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आपको देखने के मिलने वाले हैं। और आज वाला बिल्कुल इजी वाला नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आज आपका ये पेपर होने वाला है जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और अगर इनमें से आपने 40 प्लस स्कोर कर दिया तो इसका मतलब है कि साइंस की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। और 40 से कम आ रहा है, 30 से, अगर 30 से भी कम आपका स्कोर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है साइंस में। ठीक है, और आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूं, तो आपके जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और ये 50 क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और क्लास को ध्यान से देखोगे, याद करते हुए चलोगे तो 50 क्वेश्चंस आज आप याद कर लोगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आंसर आपको करते हुए चलना है साथ में, और काउंट भी करते हुए चलना है, क्योंकि गलत वाले गिन लेना, फिर 50 में से माइनस कर लेना कि कितने गलत है, सही वाले आपको पता ही चल जाएगा कि कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में हर बार इस क्वेश्चंस को लेता हूं, और एसआई मात्रक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। बल मतलब फोर्स का आपको बताना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और मैंने भी इसको बार बार रिपीट करवाया है। तो इसका क्या हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया न्यूटन हो गया। फोर्स का फिर से बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सारे के सारे एसआई यूनिट आपको याद कर लेने हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे आज डाल भी दूंगा, तो जिसने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है ना, इसका मतलब ये सोच लेना आप बहुत कुछ छोड़ रहे हो। ठीक है, कल मैंने क्या डाला था, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और भी, और जो हमने कल पढ़ा था उसकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले थे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन पहले वीडियो देखो, लास्ट में जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाना। ठीक है, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है कि कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। स्टार्टिंग के 4-5 वो हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, मैंने पढ़ा रखे हैं, और जो ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल आसान होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। जो आपका पेपर का लेवल है उसी लेवल के आज टॉप 50 क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आने वाले हैं। लेवल वेवल छोड़ो, ये आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है क्या, कौन कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कौन सा हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। एग्जाम्स में दिखेगा नहीं क्वेश्चंस, तब आप बोलोगे कि हाँ सर ने बार बार बोला था कि एग्जाम में आएगा। तो इसको याद कर लो, और अब जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, दिमाग में सेट करते हुए चलना। फिर जैसे जैसे टेस्ट लेते रहेंगे ना, स्कोर बढ़ता रहेगा। कोई बात नहीं, कम स्कोर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है आपको, जितना आ रहा है ठीक है, कमेंट करो, ताकि आपको हो कि हाँ अभी मेरा इतना आ रहा है, और हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी तो एग्जाम डेट नहीं आई है, अभी हमारे पास अच्छा समय है। ठीक है, ये देखो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जी कभी आप बोलते हो कम समय है। अरे कम समय आपको मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि आप पढ़ के स्कोर को ना बढ़ा सको। अरे 1 महीने का तो समय हमारे पास अभी बचा हुआ है ना, बस उसमें काफी कुछ सीख लेंगे। बताओ पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक
बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना। अब इजी क्वेश्चन सारे नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा इजी है। बताओ पानी का अपवर्तनांक। आंखें खुल गई होंगी, स्टूडेंट का आंसर नहीं आ रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.33 हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो 3-4 नियम आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछता है। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ आपने बताया था, वो पूछता है। ओम का नियम आपसे पूछता है, तो बताओ कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नलिखित का मतलब है कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से किससे संबंधित है। और ये मैंने आपको पहले भी एक बार याद करवाया था। अगर कंटिन्यू क्लास देखते रहते हो ना, तो आपको ये जरूर याद होगा, जरूर याद होगा, और आपका आंसर है वो आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये किस में है? वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपका, यानी वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले भाई, इंग्लिश वालों आज कमेंट आ जाना चाहिए कि हाँ सर इंग्लिश में आ गया है। कल कमेंट कर रहे थे ना कि सर जी इंग्लिश इंग्लिश, मैं तो आपकी कमेंट पढ़ता हूं ना, तो मैंने सोचा कुछ अच्छे कमेंट आ रहे होंगे, पढ़ेंगे मजा आएगा। लेकिन 20-30 स्टार्टिंग में ही कमेंट इंग्लिश इंग्लिश के थे, इंग्लिश आ गई है लौट के वापस। कभी कभी क्या होता है कि नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में मैनेज करने में काफी समय लगता है। आप देखो बड़े बड़े आपके आर्मी अग्निवीर वाले पढ़ाते हैं ना, वो भी इंग्लिश में नहीं करवाते। ठीक है, एक मेरा भाई करवाता है। ठीक है, अब मेरा भाई कौन सा है वो तो आपको पता ही होगा। चलो, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सगा भाई नहीं है, दोस्त है, लेकिन भाई बराबर ही है। ठीक है, चलो देखो, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताओ, विद्युत धारा मापने के लिए। ये हमने कर लिया ना, मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ओम का नियम क्या है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। आगे बढ़ो। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखो उपकरण वाले एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में किसी किसी शिफ्ट में पूछेगा, लगभग आधी शिफ्ट में आपसे पूछता है, लेकिन हम मान के चलेंगे हमारी वाली शिफ्ट में ही आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? विद्युत धारा की बात हो रही है। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? तो इसका हो जाएगा एमीटर में। ठीक है, एमीटर में। एक बैरोमीटर वाला भी बहुत पूछा जाता है, शायद वो क्वेश्चन आगे आएगा तब हम बात करेंगे। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का। इंपॉर्टेंट है, मैंने आज वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, बार बार रिपीट होने वाले हैं। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? कितनी बार ये क्वेश्चंस करवाया है? अब मुझे नहीं लगता अब मुझे इसका आंसर देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब साइंस की जो हमारी ब्रह्मास्त्र क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको सारे पीएच मान याद करवा दूंगा उस क्लास में। लेकिन इसका आंसर आप सभी कमेंट कर दो, क्योंकि शुद्ध जल का आप सभी को पता है। ठीक है, शुद्ध जल का आप सभी कमेंट करके बताना है। और आप कमेंट कर रहे हो, साथ में एक कमेंट और करना, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप आर्मी अग्निवीर में जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो, या कोई और एग्जाम्स की वुमेन वाले हैं, एनए वाले हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मुझे पता चलेगा कि किस एग्जाम की ज्यादा स्टूडेंट है, फिर मैं उस हिसाब से थोड़े आपको और कुछ प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। एक से अधिक एग्जाम की है तो दोनों एक साथ लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसका आंसर तो लिखोगे ही, इसका आंसर नहीं लिख रहे, ठीक है, ये तो मैंने कर दिया भाई अब आंसर। चलो कोई नहीं, कर दिया तो कर दिया, 7 हो जाएगा। हाँ, पहले आपने लिख ही दिया होगा वैसे। ठीक है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्या होता है? उदासीन होता है 7 वाला। 7 वाला उदासीन होता है, उससे पहले वाला अम्लीय, उसके बाद वाला क्षारीय होता है। एसिड एंड बेस। ठीक है, और न्यूट्रल उदासीन। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला। देखो बायोलॉजी के आज मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस है ना, वो अपने को कहां पर प्रॉब्लम करते हैं, या तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम करते हैं या आपके फिजिक्स में प्रॉब्लम करते हैं, यानी भौतिक विज्ञान में और रासायनिक विज्ञान में। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चंस का सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं दो से हैं। ठीक है, चलो, तो किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है?
तो क्या हो जाएगा आपका, तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हो जाएगी यहां पर हंसाने वाली गैस। ठीक है, और ऑप्शन में कभी कभी N2O भी लिख देता है, सिर्फ क्या लिख देगा, N2O। तो ये भी अपने को याद रख लेना है, क्योंकि N2O का मतलब ही क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। समझ में आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलो आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बेकिंग सोडे की बात कर रहा है, तो बेकिंग सोडे का क्या हो जाएगा रासायनिक सूत्र, NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3, NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, जैसे पूछा जाता है कि जो दलहन फसलें होती हैं उनकी जड़ों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो जो दलहन फसलें होती हैं नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, दलहन फसलें, दलहन फसलों की जो जड़ें होती है ना, वो खाद बहुत अच्छा खाद होता है। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा कि काफी जगह पे चने बो दिए जाते हैं, जो बंजर होने लग जाती है ना वहां पर चने लगा दिए जाते हैं, फिर जो उसकी जड़ें होती है वो एक बहुत अच्छा खाद का काम करती है और उस जमीन को सॉफ्ट बना देती है, फिर उस पे अगली फसल है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दलहन फसलों की जड़ों में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। आपको नोबल गैस लिख देगा, अक्रिय गैस लिख देगा। नोबल गैस ऐसे लिख के दे देता है, हिंदी वालों याद कर लो, नोबल गैस ऐसे लिख के आपके एग्जाम्स में आया हुआ है काफी बार, नोबल गैस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस या नोबल गैस है, बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी को याद ही होगा, जब ऑप्शंस पढ़ोगे ना तभी आपका आंसर आ जाएगा आराम से। कौन सी हो जाएगी, हीलियम है, वो क्या हो जाएगी आपकी एक नोबल गैस या अक्रिय गैस हो जाएगी, नोबल। ठीक है, नोबल गैस अक्रिय गैस कौन सी है, देखो स्टार लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से सीधे गैस में, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि हम जैसे अपने पास बर्फ है फिर उसको करते हैं तो वो पानी बनती है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि ठोस से सीधे गैस में बदल रही है। समझ रहे हो, तो ठोस से सीधे गैस में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट के याद नहीं होता तो इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, समझ लो एक बार आराम से कि ठोस से सीधे गैस बदलता है, द्रव में नहीं हो रहा, यानी मेल्ट नहीं हो रही, पिघल नहीं रही, सीधी गैस बन रही है। समझ रहे हो, तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आज कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखा मैंने, ठीक है, जो आपको लगेगी ये कोई काम का नहीं है। आज सारे क्वेश्चंस आपके काम के हैं, आपके एग्जाम्स में छपने वाले क्वेश्चन हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी आपको बताना है, इनमें से कौन सी सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, यानी आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और अदिश राशि क्या होती है, जिसमें सिर्फ परिणाम होता है। ठीक है जी, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं वो हो। अब इसमें बताओ, सदिश राशि में क्या होता है, दोनों चीजें होती है, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, देखो सदिश राशि और अदिश राशि की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया कि होती क्या है, एग्जाम्स में एग्जाम क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदिश राशि कौन सी, अपना फोर्स है, बल है। ठीक है, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, बार बार रिपीट करवाया है, याद करवाया है, तो अब तो याद हो गया होगा, न्यूटन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, शक्ति का, पावर का,
पावर का। SI मात्रक से एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, ठीक है, SI मात्रक से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति क्या है, सॉरी, किसमें मापी जाती है, वाट में, ठीक है, किसमें, वाट में। आगे देखिए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करना है। उसका तो मैंने आपको बता दिया था, जल वाले का तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बार बार करवाया है और ट्रिक से भी याद करवाया है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष की यहां पर बात कर रहा है, सभी को याद होना चाहिए। हिंदी में नहीं लिख सकते तो इंग्लिश में कमेंट करना है, इंग्लिश आपके सामने यहां पर लिखी हुई है, तो इंग्लिश में कमेंट करना है, लेकिन कमेंट जरूर करना है। मैं देख रहा हूं कितने स्टूडेंट सही आंसर करते हैं, ठीक है, और आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर कोई गलत करेगा ना, मैं उसको सही करके बता दूंगा कि भाई ये सही है, लेकिन कमेंट सभी को करना है, समझ रहे हो, तभी तो पता चलेगा कि यार याद करवाते। कुछ क्वेश्चंस इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि बार बार रिपीट हो, आपके याद हो जाए, ठीक है। साइंस और जीके क्या है, यानी कि जो जिसमें याद करने वाली चीजें होती है ना, वो ऐसे ही होती है कि बार बार रिपीट करो। जो बोलते हैं ना सर जी मुझे जीके याद नहीं होता, वो इसलिए याद नहीं होता कि बार बार आप रिवीजन नहीं करते, बार बार उनको रिपीट नहीं करते, इसलिए याद नहीं होता। प्रकाश का अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश का अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं। चारों तरफ मुड़ना, चारों तरफ मुड़ने को क्या बोला जाएगा बताओ, ठीक है, एक तरफ नहीं मुड़ रही या एक तरफ मुड़ रही है, एक तरफ सीधी नहीं जा रही है आपकी, चारों तरफ मुड़ रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपका विवर्तन या डिफ्रैक्शन बोला जाएगा। विवर्तन या डिफ्रैक्शन, चारों तरफ मुड़ना, ठीक है, चारों तरफ मुड़ने को क्या बोला जाएगा, डिफ्रैक्शन या विवर्तन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 1 है, किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए जो हमारी आवर्त सारणी है उसके क्वेश्चंस लाने वाला हूं। क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, बस उनको टाइप करना बाकी है। जैसे ही टाइप हो जाएंगे, आवर्त सारणी की एक क्लास होगी जो आपके साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसमें हम वन लाइनर ही क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है तो क्लास में ही अपने को याद करना है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम याद कर लेंगे, वन लाइनर ही, बस टाइप हो जाते हैं वो। किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है, तो आवर्त सारणी में आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है, बताओ सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, ठीक है, तो एक ये हो गया, दो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण नमक को क्या बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड हिंदी में लिख के भी आपको दे सकता है ऐसे, सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। पता नहीं ये क्वेश्चंस मैंने आपको कितनी बार याद करवा दिया। अब हर क्वेश्चंस तो आपसे पूछूंगा नहीं, वरना आप नाराज हो जाओगे कि सर जी आधे क्वेश्चंस तो आप पूछ ही लेते हो, लेकिन 2 क्वेश्चंस तो होमवर्क के डेली बनते हैं ना, तो इसका बताओ, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं है ना, तो इसका भाई कमेंट करके बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो सर जी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये होगा, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा होता है। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। और बोला जाता है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कभी हार नहीं होने वाली। आपने जो सपना देखा है ना आर्मी की वर्दी पहनने का, वो आपका जरूर साकार होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे और खुद के अंदर मोटिवेशन लेके आओगे, कॉन्फिडेंस लेके आओगे, आंसर करोगे, सही आंसर करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है।
क्योंकि कोई स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं कर पाएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट ईयर है कि ये लास्ट भर्ती है, उसके बाद वो आर्मी की भर्ती नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डर के रहोगे तो नहीं कर पाओगे। अभी देखो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, ठीक है, हमारी बहन ने टॉप किया है, तो क्या किया, पहली बार फेल हुई कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार फेल हुई कोई दिक्कत नहीं, तीसरी बार फेल हुई कोई दिक्कत नहीं, चौथी बार आगे और स्टेज पे आगे बढ़कर फेल हुई, लेकिन हार नहीं मानी, कॉन्फिडेंस था। उन्होंने भी एक बात की, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं कर सकती हूं। तो आपको भी खुद पर विश्वास करना है, चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप लास्ट बार एग्जाम दे रहे हो आर्मी, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है खुद के ऊपर कि मैं कर दूंगा, आपके टीचर्स के ऊपर कि हाँ जो पढ़ा रहे हैं वही आपके एग्जाम्स में आने वाला है। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सब्जेक्ट कमजोर रहता है तो कमेंट में बता दिया करो, उस सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवा दें। लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया खालिस्तान में शामिल है, प्रक्रिया में शामिल है, क्या है? तो जो लोहे को जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, बताइए। तो जो लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया है उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। और लोहे को जंग लगने के लिए किस चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो नमी की और दूसरी हवा या वायु की, ठीक है। आपने देखा होगा ना, बारिश के समय में बारिश हो जाती है, उसके बाद जंग लगना शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसको नमी मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनको सेफ रखा जाता है कि या तो उनको नमी ना मिले या उनको हवा ना मिले, समझ रहे हो? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। लोहे पे आपने बाकी नहीं तो सरिये के ऊपर देखा होगा ना जंग लगा हुआ, वो वाला, उसको बोला जाता है। सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है? सिरका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सिरका में कौन सा अमल पाया जाता है? विनेगर। सिरका किसको बोलते हैं? विनेगर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? एसिटिक एसिड या एसिटिक अमल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। काउंट करते हुए चलना कितने गलत हो रहे हैं, फिर माइनस करके बताना भी है ना कितने सही हुए हैं, क्योंकि कमेंट में हम पॉजिटिव चीजें लिखेंगे, जितना पॉजिटिव हम रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। बताओ कार्य का एसआई मात्रक, कार्य किसमें होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा अपने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एसआई मात्रक याद कर लो, बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूं। और आज सारे के सारे एसआई मात्रक टेलीग्राम पे डाल देंगे। देखो, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? आपको बताना है वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेवलेंथ, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये चैप्टर हम परावर्तन अपवर्तन वाला, ये लाइट वाला, ये चैप्टर हम एक साइंस का स्पेशली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लाल रंग की, किसकी हो जाएगी? लाल रंग की, ठीक है। आपने देखा होगा, इसीलिए तो हम ट्रैफिक लाइन होती है ना, उनमें किसका यूज किया जाता है? लाल रंग का सबसे ऊपर यूज किया जाता है। खतरे के लिए लाल रंग का यूज करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होती है, दूर से भी हमें दिखाई दे जाता है। तो क्या हो जाएगा? रेड, लाल हो जाएगा। चलो, हाँ ये वो क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, ये अपने को बताना है। तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब के लिए क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। पता नहीं मैंने कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट होते हुए इसको देखा है, आपने भी देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप भी लगाते होंगे। उष्मागतिकी की पहला नियम किससे संबंधित है? तो थर्मोडायनेमिक्स है, उसका फर्स्ट लॉ आपको बताना है किससे संबंधित है। थर्मोडायनेमिक्स, ये तो जब आप
फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। आगे देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? 4 ऑप्शंस है, पहले ऑप्शंस आपको देखना है। सबसे अधिक किसमें होगी? सबसे अधिक किसमें होगी भाई, बताओ। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी? आंसर आ गया होगा सभी का। तो इसका हो जाएगा स्टील इस्पात में। किसमें होती है? स्टील इस्पात में। कभी कभी ऑप्शंस में आपको ठोस देता है, तो ठोस वस्तुओं में ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में होती है, वाटर में हो जाएगा, फिर उसके बाद गैस में होती है, निर्वात में नहीं होती। तो आपने देखा होगा ना कि आप बाजार से निकलते होगे तो वहां पर इस्पात की या लोहे की चीजों को कूट रहा होता है, तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। ठीक है, तो इसलिए है। तो किस में होती है? इस्पात में होती है, स्टील में, ठोस में। ऐसे वैसे पूछे ऑप्शंस में ठोस द्रव गैस लिखा हुआ तो ठोस हो जाएगा, और ऐसे इस्पात, ऑप्शंस में इस्पात ज्यादा देता है, लोहा वगैरह कम देता है, इस्पात ज्यादा देता है। आगे देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का, ठीक है, कितनी बार याद करवाया है भाई, अभी भी पीएच मान बताया था ना, तब भी आपको बताया था। अब इसका कमेंट हो जाना चाहिए, एबीसी लिख के बता देना, ठीक है, इसका आंसर कमेंट हो जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था, अभी याद करवाया था अम्लीय विलयन का। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन सभी का बताया था। तो अम्लीय का सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इस बार क्या पूछा है? नहीं है, वो हमसे पूछा है, नोबल गैस नहीं है। अभी हमने पढ़ा था हीलियम तो क्या है, नोबल गैस है, अभी तो हमने याद किया था। अब इनमें से बताना है कौन सी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आ गया होगा, और आपका आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा, कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हीलियम गैस है, ये वाली नहीं है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां से 3 चीजें याद हो गई आपको। पहले तो आपसे पूछता है कि कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है या नोबल गैस है, तो हीलियम ऑप्शंस में आता है। लेकिन अगर आपको 3 बताने हो तो याद कर लो, हीलियम होती है, नियोन होती है और आर्गन होती है, क्योंकि ऑप्शंस में ये ना देखे इनमें से कोई दे देगा। तो याद कर लो, आर्गन भी होती है आपकी, नियोन भी होती है और हीलियम भी होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा ऑप्शंस चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं। देखो मैंने ये करवा दिया, पेपर में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसके जगह पे और कुछ लिख देगा। तो अगर हमें ये तीनों याद हैं तो हम आंसर कर देंगे, जो बच गया वही आंसर। तो ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, ऐसे याद करो। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? जो एसआई मात्रक रिपीट होते हैं ना आपके एग्जाम्स में, सारे आज याद करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, बाकी टेलीग्राम से याद कर लेना। तो विद्युत आवेश का, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का आंसर आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें होता है? कूलाम्ब में होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। मीथेन का रासायनिक सूत्र, तो मीथेन को क्या लिखते हैं? मीथेन को लिखते हैं CH4। ठीक है, CH4 मीथेन का हो जाएगा। एक एग्जाम में आपका ये वाला भी ज्यादा पूछा जाता है, H2O। तो H2O किसका होता है? जल का होता है, अपना पानी का होता है। ये आपके एग्जाम्स में ज्यादा आता है। ठीक है, CO2 तो ये तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। शक्कर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शक्कर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब नहीं बोलोगे ना सर जी इजी क्वेश्चन है, आज नहीं थे ना, बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन नहीं है ना आज। हाँ, तो शक्कर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो धीरे धीरे चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब कुछ आपको करवा दिया जाए। एक दिन में सब कुछ करवाया नहीं जा सकता, धीरे धीरे चीजें होती है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने याद करने वाले हैं। अभी तो अपने 20 क्वेश्चन से ज्यादा और बचे हुए हैं, 21 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छे क्वेश्चन आज 50 याद हो जाएंगे,
बस उनको रिपीट कर लेना दोबारा से, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता, रिपीट करना जरूरी है, वरना फिर बोलोगे कि सर जी अब याद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, फर्मेंटेशन जिसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा। शक्कर को अल्कोहल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन। अब ये क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने देखा होगा, वैसे नहीं देखा हो तो भाई साउथ वाले तो समझ जाएंगे, ठीक है, आपने इधर नॉर्थ वगैरह में थोड़ा कम होता है कि चावल को पीस के और रख दिया जाता है, दाल को पीस के रख दिया जाता है इडली वगैरह बनाने के लिए, इडली डोसा वगैरह जो आपका वो वड़ा वगैरह बनाने के लिए रख दिया जाता है। पहले शाम को पहले भिगोया जाता है, फिर पीस के उसको रख दिया जाता है, पूरी रात उसको रखा जाता है, सुबह वो फर्मेंटेशन हो जाती है, समझ रहे हो। तो उसको बोला जाता है किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन, यानी उसके अंदर जीवाणु वगैरह आ जाते हैं जो उसके टेस्ट को बदल देते हैं, उसको सॉफ्ट बना देते हैं। तो ऐसे ही शक्कर है ना, शक्कर अल्कोहल में बदलती है, समझ में आ गया। जो अपनी चीनी या मीठा है वो किस में बदल जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है, बताओ कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो लोहे को आपने द्रव में देखा है, आपने द्रव मतलब लिक्विड, पानी जैसा पतला, देखा है आपने, नहीं देखा। सोने को देखा है, नहीं देखा। चांदी को देखा है, ये नहीं देखा। अब ये मत बोलना सर जी सुना रहे है वो कर देता है, अरे कर देता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन होती नहीं है ना। आग में डालोगे तो हो ही जाएगा, आग में तो कुछ भी पिघल जाएगा। लेकिन पारा आपने देखा होगा, मरकरी वो लिक्विड ही होती है, ठीक है। जैसे आपने थर्मामीटर वगैरह में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोमीटर वगैरह में देखा होगा, वो क्या होती है, लिक्विड होती है, ऊपर नीचे नहीं करते वो वाला। तो ये है मरकरी, ठीक है। ये किस में होती है, लिक्विड में होती है। और एक क्वेश्चन और आता है ऐसा ही आ गया धातु का, तो मैं आपको बता देता हूं। कौन सी ऐसी धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर या खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है, तो वो हो जाएगी आपकी सोडियम, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, तो ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, दोनों याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में किस सिद्धांत का उपयोग होता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उनमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो मैंने बोला था ना कि नियम वाले 4-5 क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक वाला भी बार बार रिपीट होता है। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक। और आजकल ज्यादातर चीजों में क्या आने लग गए हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक ही आने लग गए हैं। तो बताओ इसमें किसका यूज हो जाएगा आपका, तो पास्कल के नियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल के नियम का यूज होता है, पास्कल के नियम का, ठीक है। आज 4-5 नियम आपको याद करवाए हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इनकी डिटेल नियम की एक क्लास में या नोट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल। और वो आपके इतने काम की नहीं है, वो आपके एग्जाम्स में इतना नहीं आता, बस आप इतना याद कर लो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको सारा ही करवा रहा हूं। आवर्ती का मात्रक आपको बताना है, आवर्ती का क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको याद ही करना है। तो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। आज सारे मात्रक आए हैं ना, देखो फिर से बता रहा हूं, जितने इस क्लास में जो भी चीजें करवा रहा हूं, आज 50 क्वेश्चंस, ये आप समझ लो केमिस्ट्री और फिजिक्स की जान है, ठीक है। और जब हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, पढ़ते भी कम स्टूडेंट है, इस बात को समझ लेना, क्योंकि सिलेक्शन सभी का नहीं होता। और इस बार आपकी वैकेंसी भी ज्यादा आने वाली है, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी ज्यादा खाली है। और अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि इतनी वैकेंसी खाली कैसे रख सकते हो आप, जिसकी वजह से अभी पहलगांव में ये चीज हो गई, घटना हो गई, बहुत बड़ी घटना हो गई, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, मौका है, पढ़ोगे इस बार वैकेंसी ज्यादा आएंगी, सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे, ठीक है। देखो, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण हो जाएगा।
रियर व्यू मिरर किसको बोला जाता है? जो अपने बाइक पे, ठीक है, गाड़ी में जो साइड वाला मिरर लगा होता है ना, उसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, क्यों लगाया जाता है? ताकि जो चीजें हैं पीछे की वो छोटी दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, इसलिए होता है। ज्यादा चीजें छोटी दिखाई देंगी तो ज्यादा देख पाओगे पीछे का, अगर बड़ी दिखेगी तो फिर एक ही देख पाओगे, तो इसलिए लगाया जाता है उत्तल दर्पण। खिंची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? खिंची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। खिंची हुई स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग खिंची हुई होती है, आपने देखा होगा ना स्प्रिंग, अरे बचपन में खूब खिंची आप सभी ने स्प्रिंग। ठीक है, जब खिंची हुई स्प्रिंग होती है उसमें जो संचित ऊर्जा होती है वो बताना है कौन सी ऊर्जा हो जाएगी। जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो होती है आपकी पोटेंशियल ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, स्थिज ऊर्जा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी या स्थित ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? ठीक है भाई, साइंस है ना, हमने इंग्लिश में पढ़ी है, और साइंस में जो बीएससी भी की है, ठीक है, वो भी हमने इंग्लिश में ही की है। लेकिन आपके लिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश लिख दी है। ठीक है, पढ़ने में मजा इंग्लिश ही आता है, साइंस। ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट अपने कौन से हैं? हिंदी वाले हैं, क्योंकि 12th पास किया है। जिन्होंने 12th 11th 12th में साइंस नहीं थी, सिर्फ 10वीं तक थी, 10वीं तक ज्यादातर हिंदी वाले हैं, तो इसलिए। ठीक है, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपके साथ साथ हम भी हिंदी सीख रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या कहा जाएगा इसको? तो इसको बोला जाएगा, आपका हो जाएगा विक्षेपण। क्या बोला जाएगा? विक्षेपण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? विक्षेपण बोला जाएगा। याद कर लो कि श्वेत प्रकाश, यानी जो अपना श्वेत प्रकाश होता है, उसके अवयवी रंगों में विभाजन को क्या कहा जाता है? तो विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है। ठीक, विवर्तन आपको करवाया ही था। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन कितने नंबर पे आता है? जैसे वो आवर्त सारणी वाला है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से वो वाला बताओ। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? यहां पर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कार्बन 6। और कार्बन को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं, ये भी पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बार बार मैंने रिपीट करवाया, आपको बार बार रिपीट करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट करवाता हूं। अब टेंशन मत लो, इसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने 2-3 बार इसको करवा दिया है। अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस होती है? तो अग्निशामक यंत्र होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो हमने वो क्वेश्चन बीच में छोड़ा था उसका भी आंसर ग्रीन हाउस गैस वाला, उसका भी था, क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड आंसर है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पीओपी का। तो क्या हो जाएगा यहां पर? आपका हो जाएगा यहां पर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और वैसे तो इसका यूज आपने देखा होगा कि किसी के हाथ पांव टूट जाते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीडिएट की हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, आपके एग्जाम्स में आता है। इसका रासायनिक नाम याद कर लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कैल्शियम सल्फेट भी दे देता है, आगे वाला लिखता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर ले। ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? यह बताना है। ज्ञात कि हमें जो पता है, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि और भी हो लेकिन हमें नहीं पता हो, तो हमसे पूछा है ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, देखो लोहा तो नहीं है और सोना भी नहीं है, अब इन दोनों में से आपको बताना है।
ठीक है, ग्रेफाइट है या हीरा है सबसे कठोर? बताओ बताओ, आंसर आ गया होगा सभी का। तो आंसर आपका हीरा हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट समझते हो? ग्रेफाइट आपने सेल देखा होगा, ठीक है, बैटरी, आज के टाइम पे जिसको बैटरी बोल देते हैं, सेल, ठीक है। अरे देखो अभी दिखाता हूँ, ये वाला पहले बड़े वाले आते थे, ठीक है, अब भी आते हैं, वो कम यूज होते हैं, अब रिमोट वगैरह में तो ये छोटे वाले यूज होते हैं। तो यही इसके अंदर जो काली काली एक होती है ना हार्ड चीज, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। बचपन में हमने खूब मजे लिए हैं इससे, हमारे लिए चौक हुआ करता था ये, ठीक है। समुद्री जल से नमक हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई 90s में जिन्होंने जीवन जिया है ना, उनका जीवन अलग ही था। आज का जीवन क्या है? सिर्फ फोन का, फोन उठाओ लग जाओ, फोन रखो तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर फोन उठा लो, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब तो एआई वगैरह और भी काफी चीजें आ रही हैं। तो यही आपकी, आप लोगों की जिंदगी क्या है, ये है, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूं, 90s वालों की जिंदगी थी, पूछ के देखना, ठीक है। अगर छुट्टियों के टाइम पे आप इसका आंसर करो, तब तक मैं आपको बताता हूँ छुट्टियों के टाइम पे क्या होता था। जब अभी जून की छुट्टियां पड़ने वाली है ना, तो स्कूल की छुट्टियों में आपने नहीं किया होगा, आपने वो खेला होगा, पबजी खेला होगा, या पबजी बैन था तो और कुछ खेला होगा आपने, ठीक है, होता है कुछ, ध्यान नहीं है, जो भी है आपने कुछ किया होगा, या मूवीज वगैरह, वेब सीरीज वगैरह देखी होगी। हम सुबह उठते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, उठते ही सुबह 7 बजे जाते थे और 2 बजे वापस आते थे क्रिकेट खेल के इतनी धूप में, और 3 बजे फिर वापस चले जाते थे, ठीक है। इसलिए आजकल वाले जो बनते हैं ना क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने सिर्फ टीवी पे देख के एक्सपर्ट बने हैं, हमने ग्राउंड पे खेला है, ठीक है। 90s की जिंदगी अलग थी भाई, जितने खेल हमने खेले हैं ना उतने सोच नहीं सकते। चेक कर लेना आज यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो ना, कि 90s में कौन कौन से खेल थे, ठीक है। गोला बनाकर चप्पल रखना, कंची, पता नहीं क्या क्या, देखो। समुद्री जल से नमक हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भाई डिस, बताओ क्या बोलते हैं? तो आंसर आ गया होगा सभी का। तो इसको बोलते हैं आपका आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अरे इतना तो हिंट दे दिया था आपको, डिस, ठीक है। अलवीकरण, हिंदी में बड़ा प्यारा है भाई, अलवीकरण, ठीक है। हिंदी वालों याद कर लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले तो याद कर लेंगे, इंग्लिश में बड़ा प्यारा है, हिंदी वालों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो देख के पता नहीं समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन आपके लिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की घटना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना है वो किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लो, अब जल्दी जल्दी करते हैं बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे हो जाएगा। फैराडे का नियम भी मैंने अभी आपको याद करवाया था, वो भी आपके एग्जाम्स में आता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर, विद्युत का नहीं है, विद्युत विभवांतर का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको बताना है, ठीक है। रॉकेट का कार्य सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बड़े प्यार से करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि रॉकेट का कार्य सिद्धांत कौन सा नियम समझाता है रॉकेट का, ठीक है। रॉकेट का, रॉकेट ऊपर जा रही होती है, प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ये तो अभी हमने जो पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं, मैंने आपको याद करवाया था न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो वाला है, ठीक है। मैंने इतना हिंट भी आपको दे दिया था कि अभी हमने पढ़ा था, तो न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा रॉकेट वाला। रॉकेट का सिद्धांत किस पे काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे, ठीक है, कि एक आगे की तरफ क्रिया हो रही है तो पीछे की तरफ भी क्रिया होगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आकाश का रंग बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो किसके की वजह से होता है?
या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये क्वेश्चंस मैंने आपसे काफी बार याद करवा दिया है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में आपको बताना है कौन सी गैस है, और कितने प्रतिशत पाई जाती है ये भी आपको बताना है। कौन सी गैस है वो भी बताओगे, और कितने प्रतिशत पाई जाती है वो भी आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको बार बार याद करवाया है। आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको बताना है, बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आपका हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस है पूछा है भाई, ठीक है, तो मीथेन है। ठीक है, सॉरी, नहीं है नहीं पूछा है, पूछा है, तो मीथेन हो जाएगी। तभी मैं सोच रहा कि नीचे नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, ये भी तो नहीं है, तो मीथेन हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी 2-3 बार करवा दिया है, तो आपने तो आंसर कर दिया होगा। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। जल्दबाजी में गलत नहीं पढ़ना। ठीक है पूछा है, नहीं है और है में अंतर है, तो है पूछा है तो मीथेन हो जाएगी। ये तो मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो इसके बारे में डाउट मत करना। ठीक है, वनस्पति तेलों को वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आज मैंने आपको कई चीजें याद करवाई है, और ये सारी की सारी है ना इंपॉर्टेंट है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि अब देखो क्लास तो खत्म होने वाली है, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, दोबारा से इन 50 के 50 क्वेश्चंस को याद कर लेना। और कहां पे मिल जाएंगे आपको? ये टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इनको आज ही, क्योंकि आज अभी हमने पढ़ा है ना, दोबारा अभी आज ही कर लोगे ना, आज शाम को कर लेना आईपीएल देखने से पहले। वैसे मत देखा करो यार आईपीएल, जितना पढ़ोगे उतना फायदेमंद रहेगा, लेकिन शाम को मैं डाल दूंगा, तो आप इसका दोबारा रिविजन कर लेना। ठीक है, अभी दिमाग में थोड़ा सेट हो गया है, दोबारा रिवीजन करोगे अच्छे से सेट हो जाएगा, और आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तब आप कर दोगे। तो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनस्पति तेलों को वसा में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयू प्रतीक वाला तत्व है, तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, और यहां पर पहले से लिखा हुआ है, इसको कमेंट करना है कि एयू किसका प्रतीक है, कौन से का है। इतना बता देता हूं, कंफ्यूजन है तो इसका और इसका नहीं है, इन दोनों का नहीं है, इन दोनों में से किसका है कमेंट करके बता देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आप बोलते ना इजी इजी है, आज कमेंट करके बताना इजी है कि नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस है नहीं है, कमेंट करके बताना। कितना स्कोर हुआ ये भी आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये तो आपको बताना ही है। और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया, बहुत कुछ आप खो रहे हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, जितने भी नए आते हैं, तभी आपको अच्छी और शानदार क्लास मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जय हिंद।